तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किंवदंती है, किंवदंती इसका तात्पर्य होता है, ऐसा कहा जाता है। किंवदंती कहा जाता है कि, है ना, पृथ्वी को बनाने के बाद, इस पृथ्वी को बनाने के बाद सर्वशक्तिमान ने, पृथ्वी को बनाने के बाद उस सर्वशक्तिमान ने लुकु हदम को बनाया था। देखिएगा, अब देखिए हो जनजाति अपने सृष्टि को कैसे बतलाते हैं। इनका एक अपना ही एक समझिए कि एक पुराना आख्यान है। किंवदंती है कि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी को बनाने के बाद, इस संसार को बनाने के बाद उस सर्वशक्तिमान ने लुकु हदम को बनाया था। याद रखिएगा, क्या है ये लुकु हदम। जैसे हम लोग एडम और ईव का देखते हैं ना, तो उसी तरह हो जनजातियों में का जो प्रथम मानव था वो क्या था, लुकु हदम। याद रखिएगा, को बनाया था। लेकिन लुकु अकेला था, क्योंकि एक अकेला प्राणी था, है ना। हम लोग भी देखते हैं एडम और ईव की कथा, तो उसी तरह इसमें भी लुकु क्या था, अकेला व्यक्ति था, पुरुष था। फिर भगवान ने उसे एक साथी देने का फैसला किया। फिर भगवान ने उसे एक साथी देने का फैसला किया। तब लुकु हदम की पसली, लुकु हदम की जो पसली है और झींगे के खून से, झींगा है ना, झींगा मछली के खून से लुकु बुदी को बनाया गया था। लुकु बुदी एक महिला थी। तो इस सृष्टि का देखिए आरंभ कैसे हो रहा है। हो जनजातियों में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, समझिए तो। और ऐसा ही किंवदंती भी है। किंवदंती का तात्पर्य ऐसा कहा गया है कि खून से लुकु बुद्धि को बनाया था। किंवदंती है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि लुकु हदम और लुकु बुद्धि मानव जाति के पहले माता पिता बने, ऐसा माना जाता है। किंवदंती है कि लुकु हदम और लुकु बुद्धि मानव जाति के पहले माता पिता बने और हो जनजाति माघे पर्व के जरिए इसका, यानी कि इस त्योहार को, माघे पर्व के जरिए इस त्योहार को मनाती है। तो ऐसा क्या है, ऐसा माना गया है कि लुकु हदम और लुकु बुद्धि मानव जाति के पहले माता पिता बने। जैसे हम एडम और ईव का देखते हैं, तो उसी तरह हो जनजातियों में लुकु हदम और लुकु बुद्धि मानव जाति के पहले माता पिता बने और हो जनजाति माघे पर्व के जरिए इसका या इस त्योहार को मनाती है। देखिएगा, महिलाओं की भागीदारी और महिला के सशक्तिकरण को भी इस पर्व के माध्यम से बताया गया है, बताया गया है, बताया गया है। याद रखिएगा, हम लोगों का जनजातीय समाज भी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है, क्योंकि हमारा जनजातीय समाज में देखिएगा बहुत प्राचीन समय से मातृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे जनजातियों में देखने को मिलती है। क्योंकि हमारी महिलाएं, खासकर जनजातियों की महिलाएं, एक आर्थिक उपार्जन करती थी अपने घर परिवार के लिए, है ना। इसलिए देखिएगा जनजातियों में जो वधू मूल्य है वो वधू के माता पिता को देने की परंपरा है। याद रखिएगा, और कितनी ही हमारी एक सोच को, एक महिलाओं को जो आदर और सम्मान हमारे जनजातीय समाज में देखने को मिलता है, शायद उससे इतर नहीं। क्योंकि हमारा जनजातीय समाज महिलाओं को बहुत ही एक अहम दर्जा देता है। और ऐसे भी कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और उसकी ही एक वानगी में हम देखते हैं हमारा हो जनजाति अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण को बतलाता है।
ठीक है। हर एक दूसरे के सुख दुख, हर एक दूसरे के सुख दुख या पारंपरिक वस्तुओं एवं जरूरी वस्तुओं का सहयोग इस पर्व में देखने को मिलता है। जो देखिएगा जनजातियों में जो आपसी एक परस्पर जो आदान प्रदान होता है, एक सामाजिक सौहार्द होता है, सामाजिक आवश्यकता होती है, वो लोग इस पर्व में अपने सामाजिक आवश्यकताओं की खरीदारी करते हैं या एक दूसरे को सहयोग करते हैं ताकि उसकी आवश्यकता की निरंतरता हर समय बनी रहे और जो भी आवश्यकताएं उनको दरकार है तो इस पर्व के माध्यम से एक दूसरे के मनोभाव को समझते हुए, आपसी सौहार्द को समझते हुए और दूसरे की जरूरत को समझते हुए एक दूसरे से परस्पर सहयोग करते हैं। तो ये हो जनजातियों की एक अलग ही प्रारूप को, एक अलग ही वानगी को निरूपित करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि देखिएगा इसमें कुछ कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हो जनजाति में जो वर्षा देवता है उसको दसावली बोंगा बोला जाता है। हो जनजातियों में जो वर्षा देवता है उनको क्या बोला जाता है? दसावली बोंगा। ठीक है, उसी तरह हो जनजाति में पुरोहित को क्या बोला जाता है? ड्यूरी। हो जनजाति में पुरोहित को क्या बोला जाता है? अब देखिएगा हो जनजातियों में ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? पाहुई बोंगा। पाहुई बोंगा। तो इस किनको बोला जाता है? ग्राम देवता को। और इसी तरह देखिएगा जहां पूर्वजों का जो पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि हो जनजातियों में ना रसोई घर के किनारे ही पूर्वजों को स्थान दिया जाता है, तो पूर्वजों का पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है? अदिग बोला जाता है। अदिग, अदिग, अदिग। याद रखिएगा, ये आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा हो जनजातियों में जो पूर्वजों का पवित्र स्थान जो रसोई घर के एक कोने में रखा उनको स्थान दिया जाता है, उसको हो जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? अदिग बोलते हैं। अदिग। ठीक है, उसी तरह देखिए ओटी बोड़ोम। ओटी बोड़ोम, पृथ्वी देवता को हो समाज के लोग क्या बोलते हैं? ओटी बोड़ोम। और पहाड़ देवता को क्या बोला जाता है? मरांग बुरु। पहाड़ देवता को, क्योंकि हमारा समझिए हो जनजाति एक प्रकृति से आच्छादित और प्रकृति के सुरम्य वादियों में जो घने जंगल, पहाड़, पर्वतों के बीच में उनकी एक अपनी ही विहंगम दृष्टि या एक अपनी ही जीवन शैली का एक प्रारूप हम लोगों को देखने को मिलता है। और हो जनजाति आपसी सहयोग से इस पर्व के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, सांस्कृतिक सहभागिता होती है और आवश्यकताओं की आदान प्रदान की पूर्ति होती है ताकि हो समाज में एक निरंतरता बनी रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुजारी आने वाले समय में गांव में होने वाली अशुभ घटनाओं, देखिएगा जो पुजारी को क्या बोले थे हम? ड्यूरी। ये पुजारी को बोला जाता है ड्यूरी। आने वाले समय में गांव में होने वाली अशुभ घटनाओं को रोकने के उपाय भी बतलाते हैं ताकि कोई अशुभ घटना समाज में या उस जगह पे आए नहीं। इसलिए पुजारी जो होते हैं ड्यूरी, वो गांव में कैसे सुख शांति आए, है ना, वो सब के बारे भी बतलाते हैं। और देखिएगा जनजातियों में लड़की का जन्म लेना एक वरदान माना जाता है। याद रखिएगा हमारे जनजातीय समाज में महिलाओं का बहुत ही सर्वोच्च स्थान है। हमारी जनजातियों में महिलाओं को एक देखा जाए तो इस मातृसत्तात्मक जो व्यवस्था की शुरुआत अगर देखा जाए तो हमारी जनजातियों
में ही देखा जाता है। झारखंड की जनजातियों या हमारे देश के विभिन्न जनजातियों में आप देखिएगा मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो इसका जो प्रादुर्भाव हम देखते हैं ये खासकर जनजातीय समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जनजातीय समाज महिला सशक्तिकरण की बात करता है। माघे पर्व में कुछ कुछ जो बुनियादी बातें हैं उसके अंतर्गत हो जनजातियों के संदर्भ में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हो जनजातियों से के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ी सी उसकी रूपरेखा को भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, हो जनजातियों में भूमि की 3 श्रेणियां मानी जाती हैं। ठीक है, भूमि की 3 श्रेणियां मानी जाती है। पहला आता है बेड़ो, दूसरा आता है वादी और तीसरा आता है गोड़ा। यह क्या है? भूमि का संरचना के आधार पर देखिएगा, बेड़ो जो है ये समझिए कि इसमें यह निम्न उपजाऊ की भूमि है, ठीक है ना। और आपका वादी जो भूमि कहलाता है, ये इसमें धान की खेती की जाती है। इसमें वादी में किस चीज की खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। और गोड़ा ये मोटे अनाज, जहां पर मोटे अनाज की खेती की जाती है, याद रखिएगा। तो यहां हो जनजातियों में भूमि की 3 श्रेणियां पाई जाती है, बेड़ो, वादी, गोड़ा। बेड़ो ये निम्न उपजाऊ की भूमि है, वादी ये धान के खेतों के लिए प्रयोग किया जाता है वादी भूमि को, और गोड़ा मोटे अनाज की खेती इसमें की जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हो समाज में एक विवाह का प्रारूप भी पाया जाता है। पहला प्रारूप आदि विवाह, दूसरा है राजी खुशी विवाह, तीसरा है आदेर विवाह, चौथा है औपौर तिपी विवाह। तो देखिएगा, विवाह के कितने प्रारूप हैं? आदि विवाह, राजी खुशी विवाह, आदेर विवाह और चौथा है औपौर तिपी। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, उसको थोड़ा सा तो याद रखिएगा। ये जेपीएससी के क्वेश्चन में आता है कि हो जनजातियों में विवाह के कितने रूप या प्रारूप पाए जाते हैं। तो 4 प्रारूप पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है? आदि विवाह, राजी खुशी विवाह, आदेर विवाह, औपौर तिपी। अब हम लोग देखेंगे ये आदि विवाह है क्या। तो आदि विवाह के अंतर्गत जो वधू होती है वो वर के घर में समझिए शादी विवाह होने तक बलात्, समझिए कि उनको समझिए तो विवाह होने तक वधू को वर के घर में जब तक उनकी शादी नहीं हो तब तक उसको वर के घर में रहना होता है। ठीक है ना, मतलब विवाह होने तक वधू जो होती है वो वर के घर में एक बलात्, समझिए तो आपको जबरदस्ती उसको रहना ही पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं बलात्। ठीक है, तो ये कहलाता है आदि विवाह। अब आता है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह में वधू और वर आपसी रजामंदी से, आपसी खुशी से शादी विवाह कर लेते हैं, तो उसी को ही बोला जाता है राजी खुशी विवाह। ये तो समझिए हम लोग जो गंधर्व विवाह का एक प्रारूप देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसमें हो जनजाति अपनी ही जनजातियों में राजी खुशी से आपसी समझिए कि आपसी बातचीत, आपसी प्रेम से शादी करते हैं, उसी को राजी खुशी विवाह बोला जाता है। अब आता है आदेर विवाह। ठीक है, आदेर विवाह। आदेर विवाह के अंतर्गत वर होता है अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से कन्या पक्ष के पास जाता है, ताकि दोनों में आपसी संबद्धता होकर शादी ब्याह किया जाए। तो इसमें क्या होता है? आदेर विवाह में जो वर पक्ष है, चाहे वर है, वो किसी परिचित के माध्यम से किसी
कन्या पक्ष के पास हाथ मांगने के लिए, शादी करने के लिए अपना प्रस्ताव भेजता है और तत्पश्चात उनकी शादी हो जाती है तो उसको ही आदेर विवाह कहते हैं। अब आता है ओपोर्तिपी। ओपोर्तिपी का मतलब हुआ जबरदस्ती किसी कन्या को हरण करके लाया जाता है ना, और उनसे वर समझिए उस कन्या से उनकी शादी होती है। तो ये हो गया हरण विवाह। इसको हम लोग हरण विवाह भी बोलते हैं। अगर हिंदी की भाषा में देखी जाए तो ओपोर्तिपी का मतलब हुआ हरण विवाह। तो विवाह के कितने रूप हुए? आदि विवाह, राजी खुशी विवाह, आदेर विवाह, ओपोर्तिपी, है ना। तो यही 4 प्रारूप हैं। तो देख लिए, आदि विवाह, विवाह होने तक वधु को वर के घर में बलात् रूप में रहना पड़ता है, जबरदस्ती रहना पड़ता है। और राजी खुशी ब्याह ये आपसी प्रेम का परिचय कराता है, आपसी प्रेम से राजी खुशी विवाह किया जाता है। उसी तरह आदेर विवाह है ना। आदेर विवाह का मतलब हुआ कि वर जो है आपका कन्या के घर में किसी परिचित के माध्यम से शादी का प्रस्ताव भेजता है, तत्पश्चात दोनों में शादी हो जाती है तो वो कहलाता है आदेर विवाह। और ओपोर्तिपी विवाह ये हरण विवाह है। ये जबरदस्ती हरण करके लाया जाता है और वर पक्ष लाता है और उनसे शादी करता है, तो उसको बोला जाता है ओपोर्तिपी। अब याद रखिएगा, हो भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देखिएगा, वारांगशिति बोला जाता है। वारांगशिति या वारांगशिति। तो इसके आविष्कारक कौन है? लाको बोदरा है। लाको बोदरा है, जो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब चीजों को देखना है। जैसे संथाली के लिए ओलचिकी लिपि है, उसी तरह हो भाषा के लिए क्या है? वारांगशिति। और जिसके प्रारूप को या इस लिपि को बनाने वाले जो हैं वो कहलाते हैं, उनका नाम क्या है? लाको बोदरा है। ठीक है। तो ये सब कुछ बुनियादी तथ्यात्मक बातें हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। भूमि की 3 श्रेणियां होती है, बेड़ो, वादी, गोड़ा, है ना। तो ये सब थोड़ा सा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबों को जोहार करता हूं। धन्यवाद।